प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की तृतीय पेपर की फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और गैसीय अवस्था में वान डेर वाल समीकरण के लिए दाब संशोधन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रेशर करेक्शन करने के लिए हम बात करते हैं कि एक पात्र है और उस पात्र में गैस के बहुत से अणु उपस्थित है। हम जानते हैं कि आदर्श गैस के अभिगृहित के अनुसार, काइनेटिक थ्योरी के अनुसार, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नगण्य होता है, परंतु ये प्रतिकर्षण आकर्षण बल वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य उपस्थित होता है। अतः जब गैस का दाब अधिक होता है तब अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। हम एक गैस के अणु पर विचार करते हैं जो कि पात्र के बीच में है और गैस का ये अणु B उपस्थित है और इस B अणु पर चारों तरफ से समान आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है और निकटवर्ती सभी अणुओं के साथ ये समान रूप से आकर्षित होता है। इस कारण से पात्र के बीच में उपस्थित अणु पर आकर्षण बल एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। अतः अणु पर कोई भी परिणामी बल नहीं लगता है, परंतु वह अणु जो पात्र की दीवार से टकराने जा रहे अणु होते हैं वो उनकी अणुओं की संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। इस अणु पर, जैसे अणु A आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस अणु पर चारों तरफ से समान प्रतिकर्षण आकर्षण बल कार्यरत नहीं होता और इसमें असममित आकर्षण बल लगता है, जिससे अणु पात्र के मध्य की तरफ खिंचाव का अनुभव करता है। क्योंकि अणु पीछे से है, दूसरी तरफ पात्र है और पीछे बीच में अणु है, तो अणु उसको खींच रहे हैं, तो मध्य की तरफ ये खिंचाव का अनुभव करता है। इस कारण वह पात्र की दीवार से कम संवेग से टकराता है, यानी जितने संवेग से उसको टकराना चाहिए था दीवार पर, उसके बजाय वह कम ताकत से या कम संवेग से टकराता है। इस कारण गैस का दाब आदर्श गैस के अपेक्षित दाब की तुलना में स्मॉल p या P' मात्रा से कम हो जाता है, जो कि अणुओं के मध्य के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अधिक आकर्षण बल होगा तो P का मान ज़्यादा होगा, स्मॉल p का, और यदि कम आकर्षण बल होगा तो स्मॉल p या P' का मान कम होगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला ले सकते हैं कि वास्तविक गैस के लिए P = Pi - P' के बराबर होगा या Pi = P + P' के बराबर होगा। यहाँ P' का मान गैस के घनत्व पर निर्भर करता है। P' का मान गैस के घनत्व पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। 1 मोल के लिए यदि n मोल की बात करते हैं तो n मोल के लिए होगा घनत्व बराबर n × M/V। m यहाँ पर कांस्टेंट है। m क्योंकि मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस है और सभी के लिए बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह से कार्य करेगा। यानी घनत्व बराबर, घनत्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, n/V के। n अणुओं की संख्या है और V आयतन के लिए लिया गया है। प्रति अणु एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दाब का प्रभाव वर्ग संख्या में होगा। इसलिए P' is directly proportional to n² / V²। क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रत्येक अणु एक दूसरे पर बल लगाता है। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो P' = होगा AN² / V² को। ये = है आपका
इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण में समीकरण नंबर 5 और 2 जो कि हमने पिछले वीडियो में लिया था, उनका मान समीकरण नंबर 1 में जब हम रखते हैं तो P, समीकरण नंबर 2 आपको ध्यान है, ये समीकरण नंबर आपकी 2 है, VI इज इक्वल टू V माइनस NB। समीकरण नंबर 1 है आपकी PI इज इक्वल टू NRT। तो PI इज इक्वल टू PI VI इज इक्वल टू NRT, यानी PI VI PV इज इक्वल टू NRT की जगह पे क्या हो गया, आइडियल गैस के लिए PI VI इज इक्वल टू NRT। तो इसमें हम PI और VI का मान रख देते हैं। जब हम PI और VI का मान रख देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। यह है आपका समीकरण नंबर 6। तो इस तरह से इस समीकरण को हम वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। यदि वान डेर वाल समीकरण में n इज इक्वल टू 1 हो तो ये समीकरण हो जाएगा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। यहाँ पर ये समीकरण वान डेर वाल समीकरण है। इसकी इकाई यदि हम गिनना चाहें तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, A के लिए इसका मान एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर होता है और B का मान लीटर पर मोल होता है। तो इस तरह से हम वान डेर वाल समीकरण को निकालते हैं। अब हम देखते हैं वान डेर वाल समीकरण से एमाग्रेट कर्व को किस तरह से समझाया जा सकता है। एमाग्रेट कर्व आपको ध्यान है कि हमने फर्स्ट टर्न पे देखे थे और इस तरह से होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और उसमें हमने PV वर्सेस P या PV अपॉन RT वर्सेस P के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने पर जो है ये डेविएशन प्राप्त हुए और ये डेविएशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब इनको 4 परिस्थितियों में बांटा जा सकता है और इन परिस्थितियों में हम गणना करते हैं। पहली परिस्थिति होगी बहुत बहुत कम दाब पर, दूसरी निम्न दाब पर, तीसरी उच्च दाब पर और चौथी है उच्च ताप पर। इसके अलावा हाइड्रोजन और हीलियम का अपवादिक आचरण 5वीं परिस्थिति हो सकती है। तो अब हम एक एक परिस्थिति में वान डेर वाल समीकरण को एमाग्रेट कर्व को समझते हैं। अब एमाग्रेट कर्व आप ध्यान में रखिए जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अब हम वान डेर वाल समीकरण की सहायता से एमाग्रेट कर्व को समझते हैं। फर्स्ट है हमारा बहुत कम दाब पर। जब दाब का मान बहुत कम होता है तो आयतन का मान बहुत अधिक होता है, अतः P अपॉन V स्क्वायर उपेक्षणीय हो जाता है और जो आयतन है गैस का उसके आयतन की तुलना में वर्जित आयतन उपेक्षणीय हो जाता है। और इस कारण से बहुत बहुत कम दाब पर, जबकि आपका ग्राफ शुरू हो रहा है इनिशियल पॉइंट पर, जबकि दाब बहुत कम है और आयतन बहुत अधिक है, तो वहाँ पर PV इज इक्वल टू RT आदर्श गैस समीकरण के बराबर हो जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का विचलन दिखाई नहीं देता है। दूसरा है निम्न दाब पर। दूसरी परिस्थिति निम्न दाब की परिस्थिति होती है। निम्न दाब की परिस्थिति में आयतन अधिक होता है और इस कारण आयतन की तुलना में वर्जित आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को अवॉइड किया जा सकता है। और इस तरह से फॉर्मूला आपका P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट में V इज इक्वल टू RT के बराबर होगा, या PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT होगा, या PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V होगा। यानी PV का मान RT से A अपॉन V कम, अतः ऋणात्मक विचलन दिखाई देता है, जैसा कि आपने ग्राफ में
देखा था और हमने समझाया था। तीसरी परिस्थिति है उच्च ताप पर। उच्च ताप पर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। यहाँ पर ताप अधिक होने से गतिज ऊर्जा का मान अधिक और उस समय आयतन अधिक होता है। अतः ए अपॉन वी स्क्वायर व बी दोनों ही उपेक्षणीय माने जा सकते हैं। जब दोनों उपेक्षणीय हो जाते हैं तो PV इज इक्वल टू RT के बराबर हो जाएगा। यानी बहुत कम दाब और उच्च दाब दोनों पर वान डेर वाल समीकरण में आदर्श गैस के लिए वास्तविक गैसों के लिए कोई भी करेक्शन नहीं करना पड़ता और इस कारण से जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। अब हम अगली परिस्थिति ले लेते हैं उच्च दाब पर। उच्च दाब पर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर P ब्रैकेट में V माइनस बी, फिर नेक्स्ट प्लस फर्स्ट का है प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT। P ब्रैकेट में V माइनस बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT, या P ब्रैकेट में V माइनस बी प्लस ए ब्रैकेट में 1 अपॉन वी माइनस बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। यहाँ पर ए ब्रैकेट में 1 अपॉन वी माइनस बी अपॉन वी स्क्वायर उच्च दाब पर उपेक्षणीय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि उच्च दाब पर दाब का मान ज़्यादा है, आयतन का मान बहुत कम होगा, तो 1 अपॉन वी और बी माइनस बी अपॉन वी स्क्वायर का मान बहुत बहुत कम हो जाएगा। अतः समीकरण चेंज हो जाएगा, आपका समीकरण अगला हो जाएगा। इसको उपेक्षणीय मानते ही P ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT, तो PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, या PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। तो अतः ये क्या दिखाता है? धनात्मक विचलन दिखाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के अपवादिक आचरण। यहाँ पर स्मॉल m का मान बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम आपको मालूम है फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है और आउटर में इनमें केवल नंबर, इनके एटॉमिक जो नंबर है वो एटॉमिक परमाणु क्रमांक 1 और 2 आता है। तो ऐसे में मास बहुत कम है, आकार छोटा हो जाएगा। आकार छोटा होने के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाता है। अतः हमेशा a अपॉन वी स्क्वायर वाला पद जो है वो उपेक्षणीय होता है। जब ये पद का मान उपेक्षणीय हो जाता है तो यहाँ पर ये P ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो जब ये a माइनस वी स्क्वायर का मान हमेशा उपेक्षणीय होता है तो P ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो PV माइनस PB इज इक्वल टू RT होगा, या PV माइनस PB इज इक्वल टू RT होगा। और यदि हम इसको देखते हैं तो हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू RT प्लस PB, यानी कि PV का मान RT से प्लस PB अधिक होगा और इस कारण से धनात्मक विचलन दिखाई देता है। जैसा कि अब आपको ग्राफ डेरिवेशन आपने देख लिया, और यदि हम इन ग्राफ को देखें तो ग्राफ में सबसे पहले ये हाइड्रोजन और हीलियम का अपवादिक आचरण देख लीजिए, जिसमें कि ऋणात्मक विचलन नहीं पाया जाता। तो क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनका अणु का आकार बहुत कम है और इस कारण से इसके कैलकुलेशन से आप देखिए कि PV का मान हमेशा RT से प्लस PB अधिक है, इसलिए हमेशा धनात्मक विचलन है। अधिक ताप पर आप देखिए, अधिक ताप वाले ग्राफ में और अधिक ताप में चूंकि आकर्षण प्रतिकर्षण बल नगण्य हो जाते हैं और इस कारण से वहाँ पर आइडियल इक्वेशन फॉलो होती है। जब P बराबर आप लगभग 0 पर देखिए
तो या बहुत कम पर देखिए तो z बराबर 1 के वहां से ग्राफ ओरिजिनेट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी गैसों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं है और इसलिए कोई भी विचलन नहीं होते। दूसरी स्थिति में देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ 0.5 तक ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि निम्न दाब पर पीवी का मान RT से -AV कम हो गया। अगली परिस्थिति यदि हम देखें उच्च दाब पर तो धनात्मक विचलन दिखाई दे रहा है। देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पर हमारा A ब्रैकेट में 1 - V -B/V² वाला पद उपेक्षणीय हो गया और उपेक्षणीय होने के कारण से PV = RT + PB हो गया और इसका मान जो है वो कितना हो गया? PV का मान RT से प्लस PB अधिक हो गया और इसके अंदर आपको धनात्मक विचलन दिखाई देता है। और इस तरह से हम वान डर वाल समीकरण P + A/V² ब्रैकेट में V - NB की सहायता से हम वान डर वाल समीकरण की सहायता से एमाग्रेट कर्व को समझा सकते हैं। तो इस तरह से वान डर वाल समीकरण के बारे में हमने बात की और वान डर वाल समीकरण की सहायता से एमाग्रेट